बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत का साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मॉलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज दोस्तों आपसे बात होगी एच पैलोरी के हवाले से कि मैदे का एक मर्ज होता है जिसको हेलिकोबैक्टर पैलोरी यानी एच पैलोरी कहा जाता है। इस हेलिकोबैक्टर पैलोरी यानी एच पैलोरी की वजह से आपको मैदे का अल्सर होता है, इसकी वजह से आपको आंतों का अल्सर होता है, इसकी वजह से आपको बवासीर हो सकती है, इसकी वजह से आपको मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, इसकी वजह से आपके असाब खिंच सकते हैं, इसकी वजह से आपका बांझपन हो सकता है, बच्चे पैदा नहीं हो सकते और कई सारे इसके इश्यूज हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे आपसे। और सबसे अहम बात यह है कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसका जो मरीज है उनका किस तरह का इलाज करना चाहिए और ख़ास तौर पे उनकी ग़िज़ा जो है, उनकी खुराक किस तरह की होनी चाहिए, यानी वो दौरान इलाज या जब उनको एच पैलोरी हो जाता है तो उनको किस तरह की खुराक खाना चाहिए जो वो खा सकते हैं। और जो मैं अभी बताऊंगा आपको सिर्फ वही चीज़ें वो लोग खा पी सकते हैं और उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो कोई भी चीज नहीं खाए पिएंगे, वरना उनके मसाइल जो है वो बिगड़ते चले जाएंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की जानिब। जैसा कि हम आपको अपनी पहली वीडियो जो है उसके अंदर भी हम बता चुके हुए हैं कि मैदा एच पैलोरी का जो मसला है ये किस कदर गंभीर और खतरनाक है और पूरी दुनिया में इन मरीजों की तादाद कितनी है और उसके साथ साथ पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके अंदर मरीजों की तादाद कितनी है। तो वो जानने के लिए और इसकी पूरी तफसील जानने के लिए कि मैदे का एच पैलोरी का मसला जो है ये कैसे होता है, इसमें क्या खराबियां होती हैं, इसके आगे मसाइल क्या हो जाते हैं, उसके लिए जो हमारी मैदे की एच पैलोरी की पहली वीडियो है इससे पहले वाली, उसका लिंक अभी हम आपको दे देते हैं। इसमें वो आप पहले जरूर देखिएगा ताकि उसमें आपको ये पता चल सके कि आपका ये मर्ज बिगड़ कर कहां तक किस तरफ को ले जाता है। और दूसरी बात यह है कि आप क्या क्या चीजें नहीं खा पी सकते, किन चीजों से परहेज करना चाहिए और खास तौर पे कि क्या हम रोजमर्रा ऐसी चीजें हैं जो रोजाना खाई जा रहे हैं अपनी खुराक में और जिसकी वजह से हमारे मैदे में अल्सर, तजाबियत, गैसेज, अफारा, कब्ज और इस तरह की चीजें होती हैं और फिर हमारे मसाइल बिगड़ते हुए जो है वो कहां से कहां हमें ले जाते हैं। उस हवाले से हमारी जो इससे पहले वीडियो है एच पैलोरी वाली, उसका लिंक आपको हमने दे दिया है, उसका थंबनेल आपको दिखा दिया है, आप उसको जो है वो पहले पार्ट 1 वो था, आप उसको लाजमी देखिए। और उसके बाद अब ये जो वीडियो है हमारी ये है इलाज बिल ग़िज़ा के हवाले से। फर्ज करें जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं उनका जब इलाज करता हूँ एच पैलोरी का ईस्टर्न मेडिसिन से यानी हर्बल जो मेडिसिन होती है हमारी तिब्बे नबवी से, तो उसके साथ जो मैं उनको ग़िज़ा बताता हूँ अपने मरीजों को कि वो क्या खा पी सकते हैं, वो चीज़ें आज मैं आपके सामने सबको पब्लिक कर रहा हूँ। और आप सारे जो है वो जहाँ भी दुनिया में कहीं हैं, आप को अगर मैदे का मसला है, एच पैलोरी बिगड़ा हुआ है या मैदे के अल्सर, तजाबियत, गैसेज और उसमें जो इन्फेक्शन और कीड़े आगे होते हैं एच पैलोरी वाले, अगर वो हैं तो आपको किस तरह की खुराक लेनी चाहिए। और ये कोई डॉक्टर आपको पूरी दुनिया में नहीं बताएगा, क्योंकि इसलिए कि डॉक्टर जो है उनके पास ग़िज़ा की कोई सब्जेक्ट, कोई किताब उनको पढ़ाई नहीं जाती और उनके पास उसके बारे में कोई खास नॉलेज नहीं होती। मासवा इसके कि वो कह देते हैं जी चटपटी मिर्च मसाले वाली बाजार की चीजें ना खाएं, तली हुई चीजें ना खाएं। लेकिन क्या वो सारी चीजें हम घर में खा सकते हैं? हम खुद बना के खाएं तो क्या हम खा सकते हैं? ये सवालिया निशान है। ये आपको अभी वीडियो में जो है वो पता चलेगा। हमारे पार्ट 1 में मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको वो लेक्चर जो है वो पूरा वजाहत के साथ आपको बताया है। और उसी तरह से आज जो हमारा सेकंड है इसका वो लेक्चर ये है कि इसमें आज हम ग़िज़ा बताएंगे। अगर आप एक हफ्ता इस ग़िज़ाई अमल कर लें, इस ग़िज़ा पे और इस पे तवज्जो दें और इसके अलावा कुछ ना खाएं, तो आपके अंदर एक फ़र्क नज़र आएगा। और वो फ़र्क जो है वो आपको इस कदर इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श उसका जो है वो आपको रिजल्ट मिलेगा कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि आप दुनिया के जिस भी कोने में जहां भी हैं तो आप मुझे ये मेरे दिए हुए नंबर पर फ़ोन ज़रूर करेंगे और बताएंगे कि आपकी खुराक इस्तेमाल करने से हमें फ़र्क पड़ा। और फिर आपका दिल करेगा कि हम डॉक्टर साहब के पास जाकर इसका प्रॉपर जो है वो हर्बल इलाज जो है वो भी ले लें।
नेचुरोपैथिक तरीका इलाज जो है वो अपनाएं और हम इस बीमारी से अपनी जान हमेशा के लिए छुड़ा सकते हैं। इसमें कभी भी एंटीबायोटिक्स और ये जो एंटी एसिड्स होती हैं ये कभी भी नहीं खानी चाहिए, ये उल्टा उसको मजीद बिगाड़ती हैं। ये हम पहली वीडियो में जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसको ना पता हो वो दोबारा वो हमारी जो दूसरी वीडियो हमारे पेज पे जाके यूट्यूब चैनल के, तो वहां पे उसको मैरवी टीवी पे उसको जो है वो देख सकता है। दोस्तों असल पे होता ये है कि जब हम खुराक खाते हैं, रोजमर्रा जो भी हम चीजें खाते पीते हैं ये हमारे लिए बाइस से नुकसान होती हैं, और वो हम अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि आप क्या कुछ खाते पीते हैं और किस तरह की चीजें रोजाना लेते हैं जिसकी वजह से आपके मैदे में अल्सर होता है, मैदे में जख्म हो जाते हैं, उससे पहले एच पैलोरी की इन्फेक्शन हो जाती है, एच पैलोरी के कीड़े जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और वो फिर आपके मिद से निकलते हैं। जो खुराक हम खाते हैं उस खुराक के साथ वो डाइजेशन का अमल होता है, और खुराक जब वो वहां पे हाजमे के अमल से गुजर रही होती है तो ये इन्फेक्शन इसकी और ये कीड़े और जो म्यूकस लेयर होती है जिसके अंदर वो सुराख हो चुका होता है, वहां से जो इन्फेक्शन निकल रही होती है ये सारी उस खुराक के अंदर जो है वो मिक्स हो जाती है। उसके बाद ये खुराक हमारी पोल्यूटेड हो गई, और फिर ये खुराक जब हमारे जिगर में पहुंचती है तो जिगर हमारी खाई हुई खुराक को जब मेटाबोलाइज कर रहा होता है तो ये जिगर पे भी इफेक्ट करती है, और उसके बाद आपका जिगर में सोजश हो जाना यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, और उसके बाद फिर आपका पीला नीला और काला यरकान, और उसके बाद फिर आपका केस जो है वो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस एफ जो है उसकी तरफ जो है वो जा सकता है। और अगर उसके बाद ये जिगर को फैटी भी कर सकता है, जिगर को इनलार्ज भी कर सकता है, और आने वाले किसी वक्त में ये जिगर को सुकड़ने में भी ये जो इसका एच पैलोरी इन्फेक्शन है ये उस पर भी इफेक्ट करती है, जिगर सुकड़ भी सकता है, फिर बाद में पेट में पानी भी आ सकता है, जिगर के कैंसर पे जो है वो भी केस जो है वो जा सकता है। तो इसलिए इसकी फौरी जो है वो तवज्जो हमें देनी पड़ेगी इसके इलाज के लिए, लेकिन कोई ऐसा परमानेंट इलाज हो जिसके साइड इफेक्ट भी ना हो और हम मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक हो जाएं। उसके बाद कि जब वो खुराक मेटाबोलाइज कर लेता है जिगर तो वो खून में डालता है, तो खून से वो जो खुराक है वो हमारे जिगर से ऊपर हमारे दिमाग की तरफ चली जाती है। जब वो दिमाग में पहुंचती है तो पहला पैनिक अटैक जो होता है इन कीड़ों का वो हमारे दिमाग पे, हमारे असाब पे, हमारे नर्वस सिस्टम पे होता है, और उसके बाद क्या होता है कि फिर हमें जो है वो स्ट्रेस, टेंशन, उसके बाद डिप्रेशन, उसके बाद गुस्सा, चिड़चिड़ापन, उसके बाद रोना धोना, परेशान होना, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन कम ज्यादा होना, और सम टाइम फिर हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे को पीछे है या हमारे कमरे में कोई ऐसी चीज है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, या बाज़ दफा मरीज जो है वो वॉशरूम में बैठता है तो कुंडी नहीं लगाता, पहले डर खौफ आना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद वो कुंडी लगाए बगैर बैठता है, फिर वो दरवाजा खुला छोड़ना शुरू कर देता है, थोड़ा सा दरवाजा खुला छोड़ता है, फिर ज्यादा दरवाजा खुला छोड़ता है, और उसके बाद ये मसाइल उसके फिर उसको जो है वो ज्यादा और खराब करते हुए एक वक्त आता है कि वो घर से बाहर निकलते हुए उसको डर लगता है। इवन घर से बाहर जो फैमिली मेंबर्स बाहर गए होते हैं उनके बारे में उसको जो है वो ख्यालात आते रहते हैं कि वो ये फलां घर से बाहर गया है, खरीदे से पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, इसका कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, इसका कोई फौत ना हो जाए, इसके साथ कोई हादसा ना हो जाए। खुद भी उसके अंदर ये पोजीशन होती है, वो कहता है मैं बाहर निकलूंगा मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी बस उलट जाएगी, मैं सफर नहीं कर सकता, मैं कहीं जा नहीं सकता। इस तरह के ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हैं, फिर हम जो है वो साइकोट्रिस्ट के क्लिनिक्स वगैरह या हॉस्पिटल में जाना शुरू हो जाते हैं, वहां साइकोट्रिस्ट को दिखा रहे होते हैं, फिर हम साइकोलॉजिस्ट को दिखा रहे होते हैं, फिर उनसे जो है वो दवाइयां भी लेकर खा रहे होते हैं, वो दवाइयां भी हमारे मैदे में जा रही हैं और मैदे के अंदर तजाबियत, एसिडिटी और जख्मों को मजीद चार चांद लगाती हैं, और उसके बाद केस हमारा मजीद बिगड़ता चला जाता है, और फिर मरीज आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये चला जाता है जिसको कहते हैं हम मेंटल डिसऑर्डर पे, और उसके बाद फिर कभी हम पागल खाने में, कभी मेंटल हॉस्पिटल, कभी उन डॉक्टरों के पास जो पागलों का इलाज करते हैं हम उनके पास अपने इन मरीजों को ले लेकर फिरते रहते हैं। फिर जब यहाँ से कोई फर्क, कोई रिजल्ट खास नजर नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जो है वो कहते हैं कि आप किसी पीर फकीर को दिखाएं, किसी नजूमी को दिखाएं, किसी आमिल को दिखाएं, और वो इनका कोई इलाज शायद कर सकता है। जब उनके पास उनके चक्रों में पड़ते हैं तो कहीं से हमें पता चलता है इस पे कोई जादू हो गया हुआ है, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई कहता है इन पे कोई टूना कर दिया किसी ने, कोई कहता है इन पे किसी ने तावीज कर दिए हुए हैं, कोई कहता है इस पे किसी ने कोई अमल करवाया हुआ है।
कोई कहता है इस पे कुछ चिड़ैलें चिमड़ी हुई हैं, कोई जिन परियां आशिक हैं इस पे, और वो अपने चक्करों में इस तरह से वो लिए फिर रहे होते हैं। तो जितने लोग मैंने ये दोस्तों आपके सामने जिनकी अभी वजाहत की है और आपने उनकी स्लाइड्स भी देखी हैं, उनके छोटे छोटे आपने क्लिप्स या शॉर्ट भी देखे हैं, तो आपको अंदाजा हो गया होगा। तो ये जितने लोग इस तरह से हैं, इन जगहों पे फिर रहे हैं, इन सारों का यकीन करें आप कि अगर आप एच पैलोरी टेस्ट करवाएं तो वो एच पैलोरी जो इनका है वो 100% नहीं तो 99% इनका या पॉजिटिव आएगा या जो है उसके अंदर उनकी इन्फेक्शन जरूर आएगी। और एच पैलोरी के टेस्ट कौन से करवाने चाहिए ये मैं एडवाइस पिछली वीडियो में भी कर चुका हूं। आज दोबारा फिर आपको एक स्लाइड हम दिखा देते हैं। उस स्लाइड पे आप देखें कि लिखा हुआ है कि एक तो मरीज का जो है ना वो ब्लड से उसका जो है वो एलाइजा मेथड होना चाहिए, उसमें एच पैलोरी IgA है, IgG है, IgM है। ये 3 तरह के टेस्ट हैं और ये बाई एलाइजा मेथड होते हैं। और इसके साथ साथ उसको एक अल्ट्रासाउंड भी करवा लेना चाहिए ताकि अल्ट्रासाउंड के अंदर जिगर फैटी होना और बाकी चीजों का भी पता चलता है। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो अल्ट्रासाउंड में एसिड पेप्टिक डिजीज जो होती है उसकी भी वजाहत जो है वहां से वो मिल जाती है कि एसिड पेप्टिक डिजीज पेशेंट को जो है वो हो चुकी हुई है। सो ये टेस्ट जो है वो उसको लाजमी करवाने चाहिए। और एक ये टेस्ट होता है एच पैलोरी का स्क्रीनिंग टेस्ट, ये नहीं करवाना चाहिए क्योंकि ये 400-500 रुपए का टेस्ट और इसमें इतनी खास वजाहत जो है वो नहीं मिलती। जबकि जो एलाइजा मेथड है वो एक टेस्ट जो है वो तकरीबन कोई 2000 रुपए का कॉस्ट करता है और 3 टेस्ट हैं तो वो 6-7 हजार रुपए के या 8 हजार रुपए के वो टेस्ट जो है मुख्तलिफ लेबोरेटरियां जो है वो पाकिस्तान में करती हैं। और अल्ट्रासाउंड जो है उसके अलग 1500 या 2000 रुपया जो है वो डिपेंड करता है कि अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर जो है वो कितनी फीस ले रहा है। लेकिन वो प्रॉपर जो DMRD डॉक्टर होता है अल्ट्रासाउंड का उससे करवाना चाहिए क्योंकि वो जो है वो इतनी डीप स्टडी करके वो आपको बता सकता है कि आपका जो स्टमक है, आपका जो मैदा है, उसके अंदर जो है वो एसिड पेप्टिक डिजीज जो है वो हो चुकी हुई है या नहीं है, वही लिखेगा। इस हवाले से हम देखते हैं कि अब अपनी ग़िज़ा की तरफ चलते हैं कि आपको किस तरह की ग़िज़ा जो है वो खानी चाहिए जो कि मैदे के अल्सर और मैदे के अंदर जख्म और एच पैलोरी की इंफेक्शन या एच पैलोरी पॉजिटिव हो चुका हुआ हो तो उन मरीजों को क्या खाना चाहिए। हम साथ साथ आपको जो है उसकी वो जो मैं चीजें बोलूंगा साथ साथ आपको उसकी हम जो है वो तस्वीरें भी दिखाएंगे ताकि आपको वो जो है वो आसान हो जाए। फिर इन चीजों को बार बार आपने देखना है, बार बार इनको सुनना है और इन पे गौर करना है। और जो चीजें आपको इसमें मिलेंगी, यानी मैं आपको सब्जियां बताने वाला हूँ, कौन कौन सी सब्जियां आप खा सकते हैं और कौन सी जो है जो मैं बताऊंगा सिर्फ वही खानी है, जो नहीं बताऊंगा वो बिल्कुल नहीं खानी। इसी तरह से दालों में कौन सी दालें खा सकते हैं वो बताऊंगा और जो नहीं बताऊंगा वो आपने नहीं खानी। इसी तरह से गोश्त है तो गोश्त के अंदर से आप कौन कौन सा गोश्त खा सकते हैं और जो नहीं बताऊंगा वो आपने नहीं खाना। इसी तरह से फिर आपको हम फ्रेश फ्रूट बताएंगे, जो बताऊंगा वही खाना है, बाकी नहीं खाने। अच्छा, इसी तरह से ड्राई फ्रूट है तो कौन सा ड्राई फ्रूट आप खा सकते हैं वो बताऊंगा और जो नहीं बताऊंगा वो आपने नहीं खाना। इवन दो कि दोस्तों आपके मालिश को तो ये बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए कि आप जो हंडिया पका रहे हैं उस हंडिया के अंदर मसाले कौन कौन से आप जो डाल सकते हैं, तो मैं आपको वो भी अभी बताऊंगा कि आप कौन कौन से मसाले जो है वो इसमें डाल सकते हैं। और जो नहीं बताऊंगा या आप स्क्रीन पे नहीं देखेंगे तो आपने वो मसाले हांडिया में नहीं डालने। और अगर आप किसी के घर जाएं तो गौर करना है कि उन्होंने क्या पकाया हुआ है और किस तरह की चीजें हैं और उस हांडिया में मसाले किस तरह के हैं, उसके मुताबिक अगर आप खा सकते हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर आप फाका कर लें। आप किसी की गमी खुशी के ऊपर जरूर जाएं, आप किसी की शादी सालगिरह तकरीबात में जरूर शामिल हो, लेकिन जो चीजें आप वहां मिल रही हैं वो आप नहीं खा सकते तो आप फाका कर लीजिए। वहां पे किसी की गमी खुशी पे फौतगी पे जाएं तो वहां जो कुछ भी वो आपको खाने को दे रहे तो आप इसको ये मत समझिए कि पता नहीं ये वहां मजबूरी थी जी और मैंने वो उन्होंने मुझे पकड़ा दिए वहां पे चावल या कोई बिरयानी या कोई नान और कोई शोरबा या कोई चिकन वगैरह, तो उन चीजों से आपने बिल्कुल नहीं खाना। बल्कि आप समझते हैं कि उनको मुझे बताना पड़ेगा कि जनाब ये मैं क्या करूं, मैंने तो ये परहेज करना है, मैंने नहीं खाना। तो आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है ना, आप वहां से उठें और चल पड़े। और अगर कोई आपको जबरदस्ती पकड़ा भी दे लाके तो आप अपने राइट लेफ्ट किसी को भी देकर और उसके बाद उसे मैं हाथ धो के आ रहा हूं, आप उठ के वहां से 2 मिनट इधर उधर हो जाए, बाद में कोई नहीं पूछता। आजकल तो खाने के ऊपर इस कदर लोग टूट पड़ते हैं और अपनी तवज्जो होती है उनकी कि हम खाई जाएं, बेशुमार बसियारखोरी
और ज्यादा खाना, ओवर ईटिंग करना, सारे तो हम इस काम में लगे हुए हैं। तो इसलिए इन चीजों से आपको सख्ती से जो है वो अपने आप को रोकना पड़ेगा, वरना आपका एच पैलोरी जो बिगड़ कर है वो आपके आंतों का कैंसर का सबब भी बन सकता है, आपके पैंक्रियाज का, लबलबे का कैंसर भी हो सकता है, पित्ते का कैंसर भी हो सकता है, मैदे के अंदर भी कैंसर हो सकता है। और जो मेंटल डिसऑर्डर करता है, जैसे अभी आपने पीछे देखा है मुख्तलिफ चीजें कि ये किन किन मराहिल से लोगों को गुजारता है, आपने उसकी वो छोटे छोटे क्लिप्स भी आपने साथ साथ देखे हैं, तो आपको बेहतर पता चल गया होगा। तो आइए चलते हैं हम अपने इलाज बिल गिज़ा की तरफ। तो दोस्तों इसमें यह है कि इमराज़ मैदा यानी मैदे का अल्सर और उसके बाद एच पैलोरी की इन्फेक्शन या एच पैलोरी जो है ये पॉजिटिव एक्टिव हो चुका हो, तो मरीज जो है वो जहां भी पूरी दुनिया में है वो क्या चीजें खा पी सकते हैं। उनके लिए यह है कि वो सुबह नाश्ते के अंदर बादाम का हलवा, सूजी का हलवा, अदरक का हलवा, जौ का दलिया दूध और शहद के साथ, और गंदम का दलिया जो है वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद इनको जो है वो देसी घी में दलिया बनाएं और ज्यादा बेहतर है। और सब्ज इलायची जो है वो उसके अंदर एक दो जो है वो लाजमी दलिये में डाल लिया। उसके बाद आ जाता है दोस्तों कहवा। आपने जो कहवा बनाना है उसके लिए 3 चीजें आपको बताने जा रहा हूं। एक है आपका अदरक, और दूसरा है जीरा सफेद, और तीसरा है सब्ज पुदीना। ये तीनों चीजें आपके घर में मौजूद होती हैं। आपने अदरक का टुकड़ा लेना है, अपने हाथ के अंगूठे का 1 पोर साइज टुकड़ा जो है वो अदरक का ले लें, और उसके बाद उसको मोटा मोटा जो है वो काट लीजिए। उसके बाद आपने जीरा सफेद लेना है, आधा चम्मच चाय वाला जीरा सफेद, और उसके बाद आपने लेना है सब्ज पुदीना। ये आपने इसकी 3 या 4 टहनियां लेनी है सब्ज पुदीने की पत्तों समेत। और आपने इन तीनों चीजों को जो है वो आपने 1 गिलास पानी में डाल के चूल्हे पर रखकर आप इसको हल्की आंच पर जो है वो पकाएं। जब ये पकते हुए आधा गिलास के करीब रह जाए तो आप इसको नीचे उतार कर आप इसको छान के आप इसको कप में डाल लीजिए। तो ये 1 कप आपका कहवा जो है ये तैयार हो गया होगा। ये आप नाश्ते के कोई 15-20 मिनट के बाद आप ये जो कहवा है ये पी लिया करें। इसी तरह से ये कहवा आपने फिर दोपहर को, फिर इसी तरह से आपने शाम को, और उसके बाद फिर रात को सोते वक्त दिन में 3 से 4 दफा आप ये कहवा जो है वो आप पी सकते हैं। और ये कहवा आपने हर दफा जो है वो ताजा जो है वो बनाना है और नई चीजें डालनी है हर दफा। उसके बाद जो है आपका आ जाता है जी कि दोपहर का और रात का खाना जो है उसमें आप क्या ले सकते हैं। उसमें यह है कि जी एक तो आप देसी कद्दू लेंगे, उसके बाद आप टिंडे हैं, उसके बाद घिया तोरी है, उसके बाद पेठा कद्दू है, फिर उसके बाद मूली है, गाजर है, शलजम है, मूंगरे हैं, भिंडी तोरी है। आप ये सब्जियां जो है ये आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आप गोश्त में आएंगे तो आपको बकरे का गोश्त लेना पड़ेगा, या आपको देसी मुर्गी जो है वो लेनी पड़ेगी। वो भी आप किसी के घर से लें जिन्होंने देसी मुर्गियां रखी होती हैं। ये बाजार में जो आपको देसी मुर्गियां बेची जा रही हैं या आप देसी समझ के लेते हैं, ये भी फार्मी और गोल्डन मिस्री मुर्गियां, इनको भी वही खुराक डाल के इनको बड़ा किया जाता है और बाद में महंगे दामों जो है वो आवाम जो है वो इनके हाथों लुटती है। देसी मुर्गी वो है जो किसी के घर में पली हुई हो, जिसको कोई खुराक फीड ना डाली गई हो, बल्कि घर में जो हमारे देसी चीजें होती हैं जैसे आटा, रोटियां, और उसके बाद चावल, टोटा और बाजरा और मकई, इस तरह की चीजें डाल के जो मुर्गियां पाली गई हों वो देसी होती हैं। या फिर आप परिंदों का गोश्त, जो आपको परिंदों का गोश्त दस्तयाब हो आप वो ले सकते हैं। और इनको कोशिश करनी है कि आपने ये गोश्त जो है ये आप शोरबे वाला सालन बनाएंगे या इसकी यखनी बना लीजिए, या फिर आप जो आपको सब्जियां बताई हैं जैसे आप कद्दू गोश्त बना सकते हैं, आप टिंडे गोश्त बना सकते हैं शोरबे वाले, और उसके बाद जो है आप शलजम गोश्त जो है वो भी शोरबे वाले बना सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो गोश्त हम खाते हैं वो हमारा शोरबे वाला हो, ताकि उसमें से अच्छी तरह जो प्रोटीन है। तो दोस्तों कोशिश करनी चाहिए कि जब हम गोश्त कोई भी पकाएं घर में, जब भी कभी पकाएं, तो उसको भुना हुआ या कढ़ाई टाइप या कोरमा करने से उसके अंदर जो प्रोटीन होती है गोश्त के, वो उसके अंदर जल जाती है, बर्न हो गई होती है। और जब हम उसको इंटेक करते हैं, मजा, स्वाद और वो जो जायका है वो तो बड़ा अच्छा आता है।
लेकिन वो बर्न शुदा जो प्रोटीन हम इनटेक करते हैं वो कार्बन की शक्ल में हमारी हड्डियों को, हमारे जिस्म को भी खराब करती है। ऑस्टियोप्रोसिस आता है, हड्डियों के जो किनारे होते हैं वो तक मुड़ना शुरू हो जाते हैं और हमारे पट्टे, असाब, मैदा, जिगर, कई सारी चीजों पे जो है वो फिर इफेक्ट करते हैं। इसलिए गोश्त जब भी पकाएं उसको शोरबे वाला पकाएं और शोरबा भी जरा ज्यादा वाला हो, ताकि आप जो है वो जब आपके सामने सालन हो तो आप उसमें से थोड़ा सा डिप करके बोटी निकालें और आपकी उंगलियां जो है वो शोरबे में डूबे, यानी इस तरह वाला शोरबा, वो कोरमे वाला शोरबा नहीं होना चाहिए। तो फिर जो है ये हमारे लिए वो है बहुत अच्छा है। इसी तरह से दोस्तों फिर आप दोबारा देखिए, ये आगे स्लाइड है कि मूंगी की दाल जो है ये पतली बनी हुई हो। मूंगी की दाल आप पतली बनाएं और काले चने जो होते हैं वो बनाकर, शोरबे वाले बनाकर, आपने सिर्फ उसका शोरबा लेना है और आपने उसमें से चने जो है वो नहीं खाने। और उसके बाद जो है वो कोशिश करें कि जौ की रोटी इस्तेमाल हो, गंदम की रोटी भी इस्तेमाल हो सकती है, बशर्ते के खालिस गंदम का आटा खुद चक्की से जो है वो पिसवाया गया हो, और चक्की भी जो है वो कोशिश करें कि वो पत्थर वाली हो जिसमें वो पिसाई हो। ये चाइना चक्कियां जो है ये सारा कुछ उसके अंदर जो है वो बहुत बारीक करके उसको जला देती हैं, उसकी सारी ग़िज़ाइयत उसके अंदर जो है वो सड़ गई होती है। तो दोस्तों मसाला जात पे हम आ जाते हैं। मसाला जात कौन से होने चाहिए, यानी जब आप हंडिया पकाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से मसाले होने चाहिए और कौन से ऐसे मसाले हैं जो हम डाल देते हैं लेकिन वो मैदे के अल्सर, एच पैलोरी, तेजाबियत, एसिडिटी को जो है वो मजीद बिगाड़ते हैं और हमारा काम जो है वो खराब होता रहता है। मसाला जात में आपको अदरक लेना है, लहसुन है, प्याज है, धनिया सब्ज है, धनिया खुश्क है, उसके बाद जीरा सफेद है, हल्दी है, सौंफ है, सब्ज इलायची है, काली मिर्च, नमक हल्का, और देसी घी में या जैतून के तेल में या सरसों के तेल में खाना जो है वो आप पकाएं। दोस्तों देसी घी बहुत अच्छा है इस केस में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं। और अगर वो नहीं है तो फिर आप ऑलिव ऑयल है, या सबसे अच्छा जो है ना वो फिर सरसों का तेल है कि आप सरसों के तेल में जो है वो खाना बनाएं। वो सरसों का तेल जिसके अंदर हम अचार भी बड़े शौक से खाते हैं, तो वो भी हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे देख लें हमारे खेतों के अंदर जो है वो येलो येलो फूल, बड़ी दूर तक आपको जो है वो खेत नजर आते हैं जिसमें हम जाकर तस्वीरें बनाते हैं, सेल्फियां बनाते हुए नजर आते हैं। तो वो हमारे लिए जो है ना ये बहुत अच्छा है। तो आपने इन्हीं मसाला जात को जो इसमें बोले गए हैं आपने सिर्फ उन्हीं को फोकस करना है। मिसाल के तौर पे इसमें मैंने टमाटर का जिक्र नहीं किया, इसमें मैंने लौंग का जिक्र नहीं किया, इसमें मैंने बड़ी इलायची जो होती है मसाले के अंदर उसका जिक्र नहीं किया, मैंने आपको कड़ी पत्ते का जिक्र नहीं किया, मैंने जायफल और जलवत्री जो मसाले के अंदर होती है मैंने उसका जिक्र नहीं किया। तो ये चीजें जो है कभी भी इसमें आपने नहीं डालनी है। मैंने वो बताई हैं जो आप सिर्फ दिखाई है, बल्कि आपको साथ साथ हमने स्लाइड कि जो चीजें आपने इसमें हंडिया में डालनी है, और मैंने वो भी अब बता दी जो नहीं डालनी है, या इसके अलावा भी कोई आपके ज़हन में फर्दर ये जो मसालों के डब्बे आपको मिलते हैं लाकर आप उसकी रेसिपी वगैरह बनाते हैं, ये सारे इंसान दोस्त नहीं है, ये इंसान दुश्मन है, और खास तौर पे हमारे निज़ाम के तो खास तौर पर। इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों के हमारे जो फल और मेवा जात हैं, यानी हमारा फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट। फ्रेश फ्रूट के अंदर हम अगर आते हैं तो अमरूद आप खा सकते हैं, और वो भी जरा नरम हो और सही तरह से पका हुआ हो और मीठा हो। उसके बाद तरबूज आप ले सकते हैं, खरबूजा आप ले सकते हैं, लेकिन इसको फ्रिज में रख के ठंडा वगैरह नहीं करना। उसके बाद खुबानी है, उसके बाद पपीता है, उसके बाद मिठे हैं, उसके बाद अंगूर जो है वो आपने सुंदर खानी अंगूर लेना है जो शीनी और मीठा हो, यानी तुर्श ना हो। जो भी दोस्तों हम तुर्श शाय खाते हैं या जिसके अंदर तुर्शी पाई जाती है वो हमारी तेजाबियत और एसिडिटी को मजीद बिगाड़ देती है, तो इसलिए इसका भी जो है वो हमें ख्याल करना पड़ेगा। पका हुआ हो, मीठा हो, शीनी हो। उसके बाद गर्मा है, उसके बाद मौसमी है, उसके बाद नाशपाती है, उसके बाद केला है, उसके बाद शतूत है। आजकल आपको मार्केट में मिल जाएंगे शतूत, काले भी आए हुए हैं, लंबे वाले और सफेद भी, लंबे वाले और छोटे गोल भी होते हैं। बहरहाल आप शतूत बहुत अच्छा है वो भी इस केस में, और खास तौर पे दोस्तों खजूर जो है वो भी इस केस में बहुत अच्छी है। उसके बाद जो हमारे मशरूबात हैं कि हम मशरूबात क्या चीजें जो है वो ले सकते हैं। आप दूध लें, बकरी का बहुत अच्छा है, बकरी का ना दस्तयाब हो तो गाय का ले लें, गाय का ना हो तो फिर आप ऊंटनी का दूध ले सकते हैं।
भैंस का दूध जो है वो भी ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं। और 1 गिलास गर्म दूध में आपने देसी घी 1 चम्मच डालकर और आधा चम्मच आपने जैतून का तेल डालकर आपने ये रात को सोते वक्त आप जो है वो नीम गर्म आप इसको जो है वो पीकर सोएंगे। और दोस्तों जब आप गर्म दूध में देसी घी डालकर पीते हैं तो उसके बाद कम से कम 2 घंटे आपको पानी नहीं पीना। और अगर आप वैसे भी कभी फर्ज करें कि आप एक चपाती बनाते हैं सुबह, पराठा बिल्कुल नहीं लेना है इस केस में, और अगर आप चपाती फुल्का बनाते हैं उसको नीचे उतारकर उसके ऊपर आप देसी घी जितना मर्जी लगा लें, कोई मुश्किल नहीं, जिसको हम यहाँ पंजाब में पाकिस्तान में चौपड़ना कहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई जो है वो मजायका नहीं है। लेकिन पानी जो है वो हमें उसके साथ जो है वो ठंडा तो बिल्कुल नहीं लेना, ताजा भी कोशिश करें कि ना लें, हल्का सा नीम गर्म लें पानी, बट लें जरूर नीम गर्म पानी लें, और वो भी उतना जितना खाने के साथ आपको कभी कोई नवाला अटक रहा है, कोई मिर्ची लगी गले में तो 1 आध घूंट, वरना खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, और अगर आपने देसी घी लिया है तो कम से कम 2 घंटे बाद आप पानी पिए, वरना वो जो देसी घी आपके मैदे में गया है, जब आप ठंडा पानी ठंडे मशरूब अपने मैदे में भेजेंगे तो वो जो घी है उसकी जो तरी थी वो वहां पे चेपड़ियां सी बन जाएंगी। जैसे हमारे सालन में सर्दियों में हम शोरबे वाला सालन डाल के बैठे तो उसके ऊपर हम देखते हैं ना थोड़ी देर में ठंड की वजह से चेपड़ियां सी लेयर सी बन जाती हैं, तो वो बन जाएंगी, वो फिर प्रॉब्लम करेंगी हमें। इसलिए इन चीजों पे जरा आपने गौर करना है। और मैंने आपको जो इसका इलाज बिलग़िज़ा जो मैं अपने मरीजों को पिछले 30-35 सालों से कर रहा हूं और इसके बेहतरीन रिजल्ट है पेशेंट के, वो मैंने इलाज बिलग़िज़ा आपको सबको जो है वो पब्लिक कर दिया। इसके बाद रह गया कि इसका जो है वो इलाज क्या होना चाहिए, तो उसके लिए तो खैर पेशेंट को जो है वो देखना पड़ता है, उसकी रिपोर्ट्स, उसका सारा रिकॉर्ड, और उसके मुताबिक उसकी दवाई जो है वो हर्बल में जो ईस्टर्न मेडिसिन है उसमें उसकी दवाई जो है वो बनेगी, बनाकर उसको दी जाती है। वो फिर पेशेंट हमारे पास आते हैं न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुख्तलिफ ममालिक से, मतलब मेरे पास एच पैलोरी के इलाज के लिए पूरी दुनिया से, कनाडा से, अमेरिका से, उसके बाद यूरोप से और मिडल ईस्ट से, और इधर मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड और इन सारे ममालिक से, और सऊदीया से, और दुबई से, और मस्कत, ओमान, कतर से मेरे पास पेशेंट आते हैं इलाज के लिए। तो बहरहाल उसका जो इलाज है वो तो फिर उस मरीज की कंडीशन के मुताबिक, जिसके बाद वो मरीज मुस्तकिल ठीक हो जाता है और उसके बाद उसको वो दोबारा प्रॉब्लम जो है वो कभी भी नहीं आती। तो मजीद आपको कोई मशवरा दरकार हो तो मेरा नंबर आपके सामने मौजूद है, आप इस नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप पे राब्ता भी कर सकते हैं। अपने मेजबान, अपने तबीब, अपने मौलिज हर्बलिस्ट डॉक्टर जमील मौलवी को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जल्दी, एक और नए मौजू के साथ मुलाकात होती है आपसे। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका अमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।